होगा विश्वनाथ धाम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल 500 सालों का इंतजार जहां अयोध्या राम मंदिर के भव्य राम मंदिर के रूप में खत्म हो रहा है, तो वहीं अब 350 सालों का जो इंतजार है उसके खत्म होने की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि वाराणसी के एक फैसले ने सभी को खुश कर दिया है। अब ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण का फैसला लिया गया है। एएसआई इस पुरातात्विक सर्वेक्षण को करेगी और इस फैसले के बाद से कहा जा रहा है कि बाबा धाम को भी, काशी विश्वनाथ को भी अब मजहबी अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया, कुछ लोगों की पेशानी पर बल आ गया। उन्होंने सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया है कि ये फैसला ही गैर कानूनी है। एएसआई पुरातात्विक सर्वेक्षण करती है तो ये करना गलत है। हर जगह 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग ये परेशानी व्यक्त कर रहे हैं, आखिर वो सच सामने आने देना क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? क्यों नहीं चाहते कि काशी विश्वनाथ को भी मजहबी अतिक्रमण से मुक्ति मिले? हम आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। और ये मुक्ति की जो उल्टी गिनती शुरू हुई है वो कितनी जल्दी पूरी हो सकती है? क्या कुछ दलीलें हो सकती है? हम किस तरह से आगे आ सकते हैं और इस लड़ाई में भी जीत हासिल कर सकते हैं? आज इसी पर करेंगे बड़े चेहरों के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए, बीते 24 घंटों में जब से ये फैसला आया है, किस तरह से तमाम परिस्थितियों ने अंगड़ाइयां ली है और कहना शुरू कर दिया है कि अब अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बारी है। रिपोर्ट देखते हैं। अयोध्या में जय श्री राम, अब मुक्त होगा विश्वनाथ धाम। मुकदमे से मिलेगी महादेव को मुक्ति। मजहबी अतिक्रमण से महादेव को मुक्ति कब? कहते हैं काशी किसी की नहीं सुनती, अपनी धुन में चलती है। बनारस की हर गली में हर हर महादेव गूंजता है। काशी के हर घर में मंदिर है। काशी का हर घर ईश्वर प्रताप से फला फूला रहता है। काशी सपनों की नगरी है। काशी हिंदुत्व का सबसे बड़ा तीर्थ है। काशी का हर घाट अपने आप में महान कहानियां संजोए हुए है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है कब्जे की। महादेव पर कब्जे की कहानी है दुर्दांत औरंगजेब के अत्याचार की और सनातन पर हमले की। वो पूरा मामला तसल्ली बख्श हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए बस इतना कि अयोध्या के लिए जब सनातनियों ने आंदोलन किया तो नारा एकदम साफ था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और अब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तभी भगवान राम की कृपा से काशी से भी उम्मीदें जग गई हैं। ये मामला है बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सुनाए गए एक फैसले से जुड़ा हुआ, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। 5 लोगों की टीम ये रिसर्च करेगी और पता लगाएगी कि ज्ञानवापी मस्जिद दरअसल मंदिर पर कब्जा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि औरंगजेब ने देश के कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई और ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल स्वरूप को तोड़कर बनाई गई मस्जिद है। क्या है पूरा मामला? काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में ढहा दिया था। मंदिर के अवशेषों से ही वहां मस्जिद बनाई गई। 1991 में वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। इस याचिका में ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई। मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट से स्टे ले आई। स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फैसले के बाद वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हुई। अब कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया। अब ऐसे में रिसर्च होगी तो सच तो सामने आ ही जाएगा कि वहां मंदिर ही था। इसके सबूत, प्रमाण हम भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए कि जब सच सामने आ रहा है तो कैसे जिहादी बिलबिलाने लगे हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि वक्फ बोर्ड जल्द से जल्द मामले को हाई कोर्ट में ले जाए, नहीं तो अयोध्या जैसा इतिहास दोहराया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि ओवैसी को सच से इतना डर क्यों लग रहा है? अब हम आपको कुछ सबूत, कुछ प्रमाण दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इसमें नंदी का सिर ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है।
सनातन धर्म में हम सभी ये जानते हैं कि नंदी महाराज का मुख सिर्फ उसी तरफ रहता है जिस तरफ भगवान महादेव का मंदिर होता है, जिस तरफ भगवान महादेव का वास होता है। इसका मतलब साफ है कि जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है, दरअसल वहाँ पर मंदिर ही था। अब दूसरा प्रमाण देखिए। इस तस्वीर को गौर से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो गुंबद दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उस गुंबद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं, यानी कि मंदिर को गिराकर उसी के अवशेषों से मस्जिद बना दी गई। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो वक्त आ गया है जब मंदिर को मुक्त कराया जाए। सवाल ये भी कि मजहबी अतिक्रमण से महादेव को मिलेगी मुक्ति कब। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो साफ है कि समय आ चुका है महादेव को मजहबी अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने की। अब मुक्ति की बारी है महादेव की, और इसीलिए ये लड़ाई लंबी नहीं ले जानी है। इस लड़ाई को अगर संवैधानिक तौर से ही लड़ना है तो जल्द से जल्द रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, परिणाम भी आ जाना चाहिए। देश भी यही चाहता है। आइए, 4 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूँ। आज के पैनल का हिस्सा बन रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैज अहमद। फैज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में अश्विनी दुबे जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरा मामला कानूनी पहलू पर टिका हुआ है। इस पूरे प्रकरण में बार बार 91 वर्शिप एक्ट का जो हवाला दिया जा रहा है, उस हवाले को लेकर ये कहा जा रहा है कि फैसला जो सुनाया गया है पुरातात्विक सर्वेक्षण का, वो गलत है। अब गलत है, सही है, दूध का दूध पानी का पानी तो बाद में सामने आएगा, लेकिन जिस 91 एक्ट की बार बार बात कही जा रही है, जरा उसका स्पष्टीकरण मैं चाहती हूं कि आप उन लोगों को दें जो इसका हवाला बार बार दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। जो पिलग्रिमेज है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और हमारे संविधान का एंट्री 7 लिस्ट 2 जो शेड्यूल है वो इसको डील करता है। और इस संविधान के मुताबिक ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना करके हिंदूज को, जैन को, बुद्धिस्ट को, सिख्स को कंप्लीट पोजीशन लेने का आदेश पारित कर सकती है, और ना ही उनको पूजा करने से रोक सकती है, और ना ही भारतीय संविधान की तमाम कंडिकाओं के तहत किसी का फंडामेंटल राइट कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, जो जुडिशियल रिव्यू का है वो उसको टेक ओवर करती है। इसलिए जो सेक्शन 2, 3 और 4 है इसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, वो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्ररी है। और जो डिक्टम है हिंदू लॉ का, जिसको वेद में, पुराण में, शास्त्र में, स्मृति में, रामायण में, भगवद गीता में कहा है कि जो आइडल होता है वो सुप्रीम बीइंग होता है, और जो आइडल सुप्रीम बीइंग होता है तो उनके एग्जिस्टेंस को कोई भी नहीं ले सकता है। और जब उनके एग्जिस्टेंस को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, तो जब वहां पर वो ऑलरेडी स्थापित थे, तो ऐसी परिस्थितियों में एक कानून बना करके कोई कह दे कि आप ना तो मथुरा के मंदिर में, ना तो बनारस के मंदिर में जा करके आप नहीं कर सकते, और कानून हम पार्लियामेंट से पास करते हैं, क्योंकि आइडल जो है सुप्रीम पावर होता है। जब आइडल सुप्रीम पावर होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टम से नहीं बांधा सकता। पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी राजनारायण के केस में, मिनर्वा मिनरल मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इस्माइल फारूकी के केस में, चंद्र कुमार यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा, एक जुडिशियल रिव्यू भारत के हर नागरिक का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, और कोर्ट के पर्व्यू में आता है कि कहीं भी चाहे तो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब संविधान किसी को कोर्ट में जाने की, हर नागरिक को जाने की अनुमति देता है, तो कोई कानून बना करके किसी को रोक देना वो कॉन्स्टिट्यूशन के वो तमाम जो दृष्टांत है उसके खिलाफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि कल का जो आदेश है वाराणसी कोर्ट का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्कियोलॉजिकल फिजिकल सर्वे इंटायर साइट का करने का, और यह साबित करने का रिपोर्ट लेकर के, जिसमें माइनॉरिटी के भी मेंबर्स होंगे, कि क्या वहां पर इसके पहले औरंगजेब के अत्याचार से पहले वहां पर क्या मंदिर एग्जिस्ट करता
सकता था। इसके आप पौराणिक जो आपको वहां पर रिसर्च के बाद जो तथ्य मिले और जो फैक्ट मिले उनको रखिए। जो साक्ष्य प्रमाण होंगे उसी से दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। फैज अहमद साहब, आपके पास आते हुए यहाँ पर मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि फैज अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता भी हैं। फैज अहमद साहब, आपके लिए जो ये फैसला आया है, जब से ये फैसला आया है तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही, उन प्रतिक्रियाओं में कहा जा रहा है कि ये फैसला ही गलत है। अरे फैसला क्यों गलत है? अगर किसी भी जगह का, खास तौर से जहां पर हम प्रार्थना और वंदना की बात करते हैं, वहां के रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन करने की बात आती है तो डिफाइन ही तो होगा। अगर वहां मस्जिद है तो डिफाइन हो जाएगा, अगर वहां मंदिर है तो डिफाइन हो जाएगा, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? फैज अहमद जी साहब, अशवनी जी ने जो भाषण दिया है वो बहुत ही को पेश किया है और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा उन्होंने अपने भाषणों में बयान किया है। दूसरी बात ये है कि अगर जी, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं पहले क्लियर कर दूं। एक मिनट नहीं, मैं सुनूंगी आपको। पहले 1 मिनट आप मुझे सुनिए, पहले आप मुझे सुनिए, बाद में कीजिएगा। मैं आपको सुनूंगी, लेकिन पहले आप मुझे सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और उन्होंने कोई भाषणबाजी नहीं दी है। वकालत क्या कहती है, एक्ट क्या कहता है, वो देश के सामने उन्होंने रखा है। अब आप अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए, मैं सुनूंगी आपको। कंटिन्यू करें। सुनाने आया हूँ। अब आप अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए, मैं सुन रही हूँ। दूसरी बात, बोलिए। जो आरोप मस्जिद पर लगाए जा रहे हैं कि औरंगजेब ने सन 1664 में मस्जिद को तोड़कर मंदिर को कौन सा आरोप मस्जिद पर लगाया? एक सेकंड विनोद जी प्लीज, एक सेकंड विनोद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा इनको पूरा कर लेने दीजिए। जी फैज जी बोलिए, बोलिए। इनको थोड़ा सा पानी पी के बोले, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा अभी। फैज अहमद जी बोलिए। ये कुछ ज्यादा उकसे हुए हैं। फैज अहमद जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। आवाज कैसे आएगी? जब आवाज निकलेगी तभी तो आएगी। वो चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। विनोद जी प्लीज, एक सेकंड। फैज अहमद साहब, आपकी आवाज बहुत क्लियर मेरे पास नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। विनोद जी चलिए आपके पास ही आ जाती हूँ। ESI की मैं आ रही हूँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जरा सही करें पैनल प्लीज, फैज अहमद की आवाज जरा सही कराएं। विनोद जी, ESI अगर इसका सर्वेक्षण करती है तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। प्रॉब्लम वही होती है ना, कहते हैं ना कि एग्जाम देने से पहले ही डर तब लगता है जब हमने पढ़ाई नहीं की होती है। आप पूरे डिबेट में मेरी आवाज नहीं, को इसकी जगह दूसरा भाई एक एग्जांपल ये भी है कि आप देखिए कि अगर मान लो मेरे घर में कोई चोर नहीं छुपा हुआ तो मुझे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को वेलकम करने में क्या दिक्कत है? मैं तो वही दरवाजा बंद करूंगा ना कि जब मेरे अरे किस इन्वेस्टिगेशन, मैंने हथियार नहीं रखा हुआ, किसी की बात कर रहे हैं? वो हिंदुत्व की लौंडी बना हुआ है, उसका गुलाम बन चुका है वो। मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आए और देखे, चेक करे, उसमें क्या दिक्कत है? आपको कौन सा इन्वेस्टिगेशन? मेरा भी समाधान हो जाए, मुझे भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अरे कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहे हैं? ये जिस तरह से चिल्ला रहे हैं और देखिए डिबेट के अंदर अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अरे आपकी चैनल को तो मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। विनोद जी, अब मेरे चिल्लाने की भी आवाज आ रही है। विनोद जी साहब को सुन लेते हैं। फैजी आपकी आवाज आ गई, बोलिए जरा। 1 मिनट में सुनना चाहती हूँ कि आपका दुख दर्द क्या है। 1 मिनट में कंप्लीट करिए अपनी बात। अरे दुख दर्द आपको है, हमें नहीं है सर। वो तो आपका फ्रस्ट्रेशन यही समझ में आ रहा है। आप एएसआई के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरे लिए, हमारे दूसरे पैनल के गेस्ट के लिए, आपका फ्रस्ट्रेशन तो यही समझ में आ रहा है। सिंप्लीफाई करके आंसर दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? अगर सब कुछ सही है तो प्रॉब्लम क्या है, बोलिए ना। हो जाने दीजिए एएसआई सर्वेक्षण, दिक्कत क्यों हो रही है? आप 1 मिनट दीजिए पहले। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। थोड़ा शालीनता से बोलिए, थोड़ा शालीनता से बोलिए, थोड़ा मध्यम आवाज में शालीनता से बोलिए। आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, लेकिन आप अगर लड़ाई पर आ जाएंगे। शालीनता को भी देख लूंगा जी, आप बताइए, सुनाइए। धमकी दे रहे हो क्या? विनोद जी एक सेकेंड, विनोद जी प्लीज, विनोद जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। फैज अहमद जी, हमारा कोई काम नहीं है धमकी देना, आपका काम है। विनोद जी मुझे जवाब चाहिए, हो गई बस फालतू की बात। अब मुझे ये बताइए कि एएसआई सर्वेक्षण से परेशानी क्या है? परेशानी, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर इनका ये आरोप है कि 1664 में औरंगजेब ने मंदिर ढाकर मस्जिद बनवाई थी, तो मैं एक सवाल ये खड़ा करता हूं कि सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने, फिर राजा हरिश्चंद्र ने, फिर उसके बाद 1780 में मराठा साम्राज्य की रानी अहिल्या बाई होलकर ने इस मंदिर को तामीर कराया था। यदि इन सब ने एक साथ मिलके अपने अपने कार्यकाल में तामीर कराया था और ज्योतिर्लिंग वहां पर मौजूद था और उसके ऊपर मंदिर तामीर हुआ था, तो फिर मुझे आप ये बता दीजिए
कि अगर ज्योतिर्लिंग वहां मौजूद था तो मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग कौन सा है, और अगर मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग है तो फिर ये जो काशी विश्वनाथ के अंदर ज्योतिर्लिंग है, ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? एक ही ज्योतिर्लिंग है ना, दो तो नहीं हो सकते। आप इस बात पहले तो आप अपना ज्ञान वर्धन कर लें। आपको मेरे ख्याल से पता नहीं है कि जिस जगह पर आज दर्शन होते हैं वो मूल स्थान नहीं है साहब, जिसको लेकर आज आप इतने बड़े अभी कह रहे थे ना भाषण दे रहे लोग, आपने बड़ा लंबा भाषण दिया, तो आपको बता देते हैं कि वास्तविक जो स्वयंभू शिव है वो दरअसल उस स्थान पर है जहां पर इस वक्त मस्जिद बना दी गई है। जहां पर मस्जिद बना दी गई है वो वास्तविक मूल स्वयंभू शिव है, और अहिल्याबाई होलकर की तरफ से जो मंदिर स्थापित किया गया वो वास्तविक नहीं है, वो प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है। फैज अहमद साहब प्लीज कंप्लीट कर लें अपने नॉलेज को पहले। स्वामी चक्रपाणी जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए यही एक दिक्कत है, अधूरा ज्ञान, यही एक दिक्कत है। अयोध्या के मामले में भी अधूरा ज्ञान ने 500 सालों का इंतजार करा दिया, और काशी विश्वनाथ के मंदिर के नाम पर भी देखिए अधूरा ज्ञान ही है जो बार बार दिक्कत पैदा करेगा। स्वामी चक्रपाणी जी देखिए मैं आपको बता दूं, साहब जो भी बातें कर रहे हैं बहुत ही एक तो असंवैधानिक बातें कर रहे हैं बिल्कुल, और दूसरी बातें अश्विनी दुबे जी ने जो शुरुआत की है बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने लीगल बात की है। देखो इस बात को समझना होगा, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो देश के संविधान में विश्वास करता हो, जो देश को मानता हो, जो देश को अपना मानता हो, क्योंकि एक न्यायालय का आदेश है। न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने ये कहा कि पुरातत्व विभाग जांच कर सकता है। अब आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपके पेट में अभी तो मैंने और क्या किसी ने ये नहीं कहा कि अंदर क्या हाईकोर्ट में चल रहा है, और हाईकोर्ट में अपना जज जो है वो अपना जजमेंट सुरक्षित रखा हुआ है। जब तक वो फैसला नहीं सुनाया जा सकता तब तक सिविल कोर्ट कोई अधिकारी नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे आप तो वो लोग हैं जो गौमूत्र पी के जो है कोरोना भगाने की बात कर रहे थे यार। आप कहाँ फैसला के बैठे? ये काम आपका नहीं है, ये आपका काम नहीं है। आपको गौमूत्र से कोरोना भगा रहे थे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। गौमूत्र पियोगे तो आपको गौमूत्र से कोरोना भगा रहे थे जनाब। आपके आका जो है वो थाली बजा के कोरोना भगा रहे थे। आपको क्या पता है? सुनो फैसला, मेरी बात से पहले सुनो। तो मेरा विषय ये है कि कहीं न कहीं के मन में क्या है ये जानते हैं, और ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस प्रवक्ता बन के बैठे हैं वो औरंगजेब जो विदेश से आता है और आपके हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्रयास करता है और तोड़ता है, और तोड़ करके उसी के बनने से इतना चित्रकूट का मंदिर किसने बनवाया? चक्रपाणी जी चित्रकूट का मंदिर किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर भी अकबर के आदेश पर टोडरमल ने बनवाया था। आपको जानकारी है, अपनी जानकारी को सुधार लीजिए। जहर फैलाने का काम मत कीजिए, जहर फैलाने का काम मत कीजिए, अपनी जानकारी सुधार लीजिए। इतिहास पढ़ के आइए, अरे इतिहास को पढ़ने भाई, इतिहास में पढ़ो कि भारत में सबसे पहला स्वामी जी ठीक है, विनोद जी के पास में जरा जाना चाह रही हूँ। विनोद जी देखिए एक बात तो तय है कि संवैधानिक लड़ाई होने वाली है, एक बार फिर से बड़ी कानूनी लड़ाई होगी और तभी उसके बाद इस स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिन तथ्यों, जिन प्रमाणों, जिन साक्ष्यों की बात हो रही है, तो साक्ष्य, प्रमाण, तथ्य, इन्हीं सब बातों को तो ध्यान में रखते हुए 98 में भी ये कहा गया था कि एक धार्मिक स्वरूप तय हो जाना चाहिए, क्योंकि 91 वर्शिप एक्ट जब बना तो उस वक्त बहुत सारे प्रमाण तथ्य सामने नहीं रखे गए। 98 में यही कहा गया कि भाई धार्मिक स्वरूप तय कर लेते हैं, प्रमाण और साक्ष्य सामने रख लेते हैं। आज हिंदू पक्ष दो महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या मस्जिद की दीवार में मंदिर की दीवार क्या काम कर रही है, और दूसरा नंदी महाराज का मुख मस्जिद की तरफ होना, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नंदी महाराज का मुख उधर ही होगा जहां पर भोलेनाथ वास करेंगे। और कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी दीवार मंदिर से मिलती है? मुझे तो नहीं लगता देश में कहीं इनकी ऐसी कोई एक्सक्लूसिव मस्जिद बनी हुई है जिसका पूरा शिल्पकारी ही मंदिर के तरीके से कराई गई हो। ये इन प्रमाणों को क्यों नहीं ध्यान में रखते? मुझे लगता है हमें उन टेक्निकल विषयों के विषय में अंदर नहीं जाना चाहिए जो कि मनी कोर्ट के विचाराधीन है, और कहाँ पर क्या है, क्या साक्ष्य है, क्या नहीं है, वो सब माननीय न्यायालय देखेगा।
लेकिन मेरा एक बड़ा प्रश्न विचारणीय वो ये है कि एक 1:all आपकी डिबेट में जो हो रहा है वो इनकी बौखलाहट नहीं बता रहा है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब चुनाव हारना होता है ना तो उनको लगता है कि ईवीएम खराब है, कोई कहता है कि साहब इलेक्शन कमीशन बेकार है, और वो कहते हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है, कि ये कांग्रेस का एजेंट है, कि भाजपा का एजेंट है। आप एक बात तो ये देखिए बीच में बोला ना, ये मैं इनके बीच में नहीं बोला था। अब ये देखिए ये जो है ना, पूरी कर लेने दीजिए, आपका टर्न आएगा, मैं आपकी बात भी सुनूंगी, सब आपकी बात सुनेंगे, इसीलिए बुलाया आपको पैनल में सर, सुनने के लिए ही बुलाया है। लिसनिंग इज अ गुड हैबिट, डोंट शो योर फ्रस्ट्रेशन सर, डोंट शो योर फ्रस्ट्रेशन, लिसनिंग इज अ गुड हैबिट। आपका टर्न आएगा, आप बोलिएगा और मैं पूरा मौका दूंगी आपको, प्लीज विनोद जी कंटिन्यू करें। देखिए जब वो बात मैं कहता हूँ, बात ज्ञानवापी की हो रही है और बात कर रहे हैं ज्ञानहीनता की बात। अब देखिए अगर उसका नाम ज्ञानवापी है तो कम से कम थोड़ा सा तो ज्ञान भेज में होना चाहिए ना। उसका नाम ज्ञानवापी नहीं है, उसका नाम मस्जिद आलमगीरी है। क्या नाम है? मस्जिद आलमगीरी। अच्छा आलमगीरी, अच्छा तो आलम कौन थे मौलाना साहब? ये जो साहब ये जो आलम कौन थे जी, थोड़ा बताओ जरा इसमें। आलमगीरी नाम है मस्जिद का। आलमगीरी मतलब जो ये जो मुगलों से संबंधित तो है, आलमगीरी मुगलों के दौरान ही बोला जाता ना आलमगीरी उसके बाद तो है नहीं कोई। अगर आपको मुगलों से इतनी मिर्चें लगती हैं तो फिर काशी विश्वनाथ मंदिर भी अकबर के आदेश पे बनाया गया था, टोडर मल ने बनाया था। चित्रकूट का मंदिर भी, बालाजी मंदिर, वो औरंगजेब ने बनवाया था, जिसके नाम से आपको मिर्चें लगती हैं। ये डिबेट पे बहुत बार बोल चुके हैं, ये डिबेट के विद्वान जो ये बार बार बोला जाएगा, ये बार बार बोला जाएगा, चूंकि ये इतिहास का हिस्सा है। ये अरे बार बोलने से तो ओ मौलाना बार बोलने इतिहास का हिस्सा है। आप मेरे लिए सम्मानजनक, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये इतिहास का हिस्सा है। अरे तो ठीक है भैया, एक बार में होगा ना इतिहास का हिस्सा, बार बार तो नहीं होगा ना जी। आप बार बार नहीं होगा, बार बार होगा। आप भी तो एक तमाशा बार बार कर रहे हैं, आप भी तो एक ही तमाशा बार बार कर रहे हैं। जो अयोध्या में तमाशा किया वो आप बनारस में करने लगे। अब अयोध्या में तमाशा हुआ कि अयोध्या में सच की जीत हो गई, ये तो सबने देख लिया, लेकिन आप बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल तथ्यों की बात कर रहे हैं ना सर फैज अहमद साहब। हिस्टोरिकल तथ्य में आप ये भूल गए कि 1936 में, अभी जब अश्विनी जी से भी इस पर प्रश्न करूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देती हूँ थोड़ा और, आप गूगल से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं इस ब्रेक के दौरान। 1936 में औरंगजेब के दरबारी ने ही एक दस्तावेज जो इस वक्त कोर्ट में सबमिट किया गया है, पहले सबमिट किया जा चुका है कि औरंगजेब के दरबारी ने दस्तावेज जारी किया था, उसमें लिखा था कि काफिरों के मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ दो। यह दस्तावेज बकायदा कोर्ट में जारी किया गया है, सबमिट किया गया है, फारसी भाषा का दस्तावेज है जिसको हिंदी में अनुवाद करके लिखा गया है। तो जब ये दस्तावेज सामने प्रमाण है, तो इतने सवालों का सवाल ही नहीं उठता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद भी गर्मा गर्म बहस जारी है। अब मुक्त होगा काशी विश्वनाथ धाम। एक फैसले ने पूरी तरह से तस्वीर स्पष्ट कर दी है कि तलवार से ज्यादा ताकत कलम की होती है, और यही वजह है कि जब से एक कलम चली है और कहा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का, ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण होना चाहिए, पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिए, बहुत सारे लोगों की परेशानी पर बल आ गया है। और अभी से ही कहा जा रहा है कि विवाद खड़ा करने की कोशिश रहता है। विवाद कैसा? घर में अगर कोई कब्जा कर ले तो उसका विरोध तो करना ही चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है। तो इससे परेशानी क्या है? सच्चे मालिक को परेशानी नहीं होना चाहिए, जो झूठा होता है उसे परेशानी होती है। और इसीलिए ये खास बहस आज आपके लिए रखी हुई है। चलिए चारों मेहमानों के पास एक बार फिर से वापस लौटते हैं। मैं अश्विनी जी, एक और कानून, क्योंकि सब पूरी बात, सारी की सारी बात संवैधानिक लड़ाई से शुरू हुई और संवैधानिक लड़ाई पर ही जाकर इसका परिणाम निकलना है, ये तो तय हो गया। और जैसा मैंने कहा कि तलवार की ताकत से बड़ी कलम की ताकत होती है। अयोध्या मंदिर निर्माण मामले में भी हमने देख लिया,
और अब काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में भी ऐसा ही कुछ आ रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बार बार कहा जा रहा है, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में ने ये कहा है कि अगर कोई हिस्टोरिक रॉन्ग है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे सही भी करिएगा, क्योंकि कानूनी पहलू है, बहुत ज्यादा जानकारी आपको होगी। तो अगर एक हिस्टोरिक रॉन्ग हुआ है और उसे रेक्टिफाई करने के लिए तमाम प्रमाण साक्ष्य सामने रख दिए गए हैं, तो फिर परेशानी क्यों हो रही है? क्यों नहीं हिस्टोरिक रिव्यू होना चाहिए इसका? अश्विनी जी, मैं अश्विनी जी को सुन नहीं पा रही हूं। पैनल मेरी आवाज आ रही है? जी 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 अश्विनी जी। मैं तीन बातें यहां पर बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने महंत राम स्वरूप दास के केस में 1959 में बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट दिया और कहा कि अगर आइडल जो है टूट जाता है, खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उनकी दूसरी इमेज को बना करके और उस जगह पर उनकी पूजा की जाएगी। माने एक बात तो यह तय हो गई कि वेद में, पुराण में, गीता में, रामायण में एक जो प्रिंसिपल है सेटल्ड, उस प्रिंसिपल के मुताबिक हजारों वर्ष से जो आइडल है उन आइडल की पूजा होती रहेगी। अब जो हम बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 गलत क्यों है, मैं उनको 5 बातों की बताऊंगा। संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वो राइट देता है हिंदूज को, जैन को, बुद्ध को, सिख को अपने रिलीजन को और अपनी पूजा को प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का। तो 1991 का जो एक्ट है वो एक्ट आकर के उस राइट को टेक अवे करता है। दूसरा, जो हिंदूज का, जैन का, बुद्ध का और सिख्स का राइट है कि प्लेसेस ऑफ जो वर्शिप है वहां जाकर वो निर्बाध रूप से पूजा करते रहेंगे, उसको वायलेट करता है। तीसरा, कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो डेटी की प्रॉपर्टीज हैं, जिसको मिस अप्रोप्रिएट किया इन्वेडर्स ने, उसको जो है वो एक लीगलाइज रूप दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी आपने कोर्ट की रेमेडी को ले लिया। जबकि जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक रेमेडी है जिसके मुताबिक इस देश का हर नागरिक वहां पर जा सकता है। और तो चौथा, जो सेक्शन 107 है वक्फ एक्ट का, वो उनको राइट देता है कि वो उसको टेक ओवर करें। इसलिए दो जो एक्ट हैं वो दोनों कॉन्ट्ररी हैं। तो आप बारबेरियन एक्ट जो इन्वेडर्स का है, बारबेरियन एक्ट को लीगलाइज नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एक संविधान बना करके। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो वैधानिकता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने चैलेंज किया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, यानी उसकी लेजिटिमेसी को सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। अब आपने एक बात कही कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, निश्चित तौर पर इसीलिए सिविल जज, जो एक जज है, जो फैक्ट्स के जज हैं, जो ट्रायल जज हैं, उन्होंने डायरेक्शन दिया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 5 लोगों की कमेटी बना करके जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो ट्रुथ लेकर के, और ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पर जो रॉन्ग हुआ है उसको राइट किया जाएगा। बिल्कुल। तो फैज अहमद साहब, अगर कोई चीज गलत हुई है उसे सही हो जाने दीजिए। अगर आप कहते हैं कि वहां मस्जिद की परिस्थिति है तो ठीक है, मस्जिद की मस्जिद रहेगी, लेकिन अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो फिर क्यों नहीं मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए, क्यों नहीं वास्तविक स्वरूप को सामने लाया जाए, जबकि इतने साक्ष्य प्रमाण सामने आ रहे हैं। पहले से एक मिनट मेरा ये सवाल है वकील साहब से, अश्वनी जी से, कि जब ये मुकदमा पहले से हाई कोर्ट में चल रहा है और उसने अपना फैसला सुरक्षित किया हुआ है, तो फिर सिविल जज साहब को इतनी जल्दी क्या थी कि इसमें फैसला देकर वो रिजाइन देकर घर बैठ गए? क्या उनको भी राज्यसभा फॉर्म में नजर आने लगी थी? दूसरी बात ये है कि मुझे एक सवाल ये करना है कि इस वक्त जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, इस वक्त इस मुकदमे को इस तरह से फैसले का मोड़ देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तीसरा सवाल ये है कि जब आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं और उसको मंदिर मस्जिद से जोड़कर देश के अंदर एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पहले बताइए, घबराहट किस चीज से है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की जो परिस्थिति है वो साफ स्थिति सुधर जाए, या बंगाल में आपको कुर्सी नहीं मिलेगी इसकी दिक्कत है? आप तो सवाल भी चुनाव नहीं, पहले क्लियर करिए ना, क्योंकि ये चुनाव कहां से आ गया? पूरी बात ही चुनाव आप लोग कहां से लेकर चलाए? परेशानी तो आप ही को हो रही है। आपकी बेचैनी समझ में नहीं आ रही। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, समझाइए ना सर, जब बंगाल के मेरी बेचैनी तो सिर्फ इतनी है कि आप तर्कों पर बात करिए, आप चुनाव पर कहां पहुंच गए? इस मुकदमे को लाकर देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने की क्या जल्दी थी? क्या आपको हार का डर? 2018 से ये मामला चल रहा है, 2018 का, और 2019 से ये मामला चल रहा है सर, और तब से लंबित है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लंबित हैं, तो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।
ये चुनाव कैसे आ गया? अगर इतना ही होता तो 2019 में, सुनिए पहले, अगर इतना ही होता चुनाव का होता ना तो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था ना, तब भी इस मामले को खोला जा सकता था। जरा अपना दिमाग खोलकर और थोड़ा लॉजिकल बात करिए। मुद्दे लाते हैं आप, लॉजिकल बात हर चुनाव में लाते हैं, हर चुनाव में एक मुद्दा आप पहले से तैयार करके रखते हैं। 2019 में हुआ था लोकसभा चुनाव, तब ये मुद्दा नहीं खुला था, ध्यान रखिएगा। आज जो फैसला अब आपके उलट आ रहा है तो आप लोगों की पेशानी पर बल आ रहा है। हमारे उलट कोई फैसला नहीं आ रहा, ये सरासर बेईमानी है, कोई फैसला नहीं है। अरे सर बेईमानी कैसे? आपके घर पर कोई कब्जा कर ले, इसको बेईमानी कहते हैं। साहब आपके घर पर कोई कब्जा कर ले, आप उसका विरोध करेंगे ना? सुरक्षित रखा हुआ है। एक बात बताइए ना, अगर आपके घर पर कोई कब्जा कर ले तो आप उसका विरोध करेंगे अधिकारी नहीं है और उसके बाद ये पूरी लड़ाई कानून तक ले जाएंगे ना? अरे बताइए ना सर, आपके घर पर कोई कब्जा कर ले, मैं आपके घर पर कब्जा करने के लिए आ जाऊं तो आप कहेंगे ना कि चलो कानूनी लड़ाई लड़ते, पता करते हैं कि घर मेरा है या तुम्हारा है। तो यही हो रहा है, डर क्यों रहे हैं आप? जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल आपका है, काशी आपकी है, अयोध्या आपकी हो ही गई है, दिल्ली भी आप नंबर लगाने वाले हैं। आपको मंदिर बता दें, तकलीफ किस चीज की क्लियर ही नहीं हो रही है। विनोद बंसल जी देखिए, भटकाव हो चुका है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना, परिस्थितियां ये बता रही हैं कि अभी से बेचैनी और घबराहट इसलिए है क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी सच क्या होगा ये वो जानते हैं। अरे आप हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बेचैनियां दिखाई दे रही कि कौन ज्यादा बेचैन है? विनोद बंसल जी, अरे आप हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम लोगों को बुलाना है ना तो मुझे लगता है कि इनको मत बुलाइए, और अगर इनको बुलाना है तो हमारी जरूरत नहीं है, इनको बंटू ये बराबर चिल्ला रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? आपका हो गया, लाऊंगी मैं आपके पास, फिर आऊंगी आपके पास। विनोद जी, हम और सुनेंगे, आप उगलिए जहर उगलिए आप, हम कुछ नहीं बोलेंगे अब। लावनी जी, मैं ऐसे देखिए, विनोद बंसल जी आपका टर्न है, आप बोलिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, हम अपनी सीमा में रहते हैं, जो अपना आपा खो रहा है उन्हें खोने दीजिए। लावनी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय जब हुआ नहीं था, सुनवाई चल रही थी, तब भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने, जो कि पूर्व कानून मंत्री रहा, उसने सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की धमकियां दी थी, हम सबको विदित है, और यहाँ तक कहा था कि अभी अगला चुनाव आने तक आप इसको रोक दीजिए। तो चुनाव की चिंता उनको है जो चुनाव की चिंता करते हैं, जो हार की चिंता है उनको। हमें ना तो चुनाव लड़ना, आपके पैनल में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ चुनाव लड़ना चाहता हो, ना उसकी चुनाव की कोई मानसिकता है, ना ही हमें चुनाव में कोई इंटरेस्ट है। ये चुनाव का डर है, और चुनाव का डर है। डर होगा आपको, हमें नहीं है भैया। और दूसरी बात ये कि अगर हमें डर होता तो हम बोलते, लेकिन ये तमाशा तो आपने खड़ा किया है, डर आपको है। फिर काय को चिल्ला रहे हैं भाई? आपको चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला भाई। आपको आवाज ही आती है। अरे भाई अभी तो आपको आवाज ही नहीं आ रही थी चिल्लाने की, आपको मेरा बोलना भी चिल्लाना लगता है। आपको अपनी बात करने दीजिए, आपके पास आऊं सर, जरा अपनी बात चिल्लाना भी चिल्लाना नहीं है, आपका जहर भी जहर बन जाता है, मेरा बोलना भी चिल्लाना लगता है आपको। वाह भाई वाह, प्लीज जल्दी से कंटिन्यू करें। लावनी जी मुझे कह रहे हैं? जी जी विनोद जी, आप ही को बोल रहे हैं जी। मैं सुन नहीं पा रहा एक्चुअली ना, ये जिस तरह से चिल्ला रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जल्दी से रखिए सर। देखिए मेरा सीधा कहना ये है कि देखिए ये बौखलाहट अपने आप में साफ साफ नजर आ रही है कि आखिरकार कारण क्या है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ, माननीय न्यायालय ने सिर्फ एक ऑर्डर दिया है कि आप ऐसे करिए। इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी को तकलीफ है तो वो कोर्ट में जाए, मतलब उनको बताया ना कि हाँ अधिकार नहीं है, ठीक है, अधिकार तो सारे आपको दिए हुए ना। मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो अधिकार नहीं है तो वो इस मुकदमे का जो है कोई फैसला दे सके। ये न्यायालय पर टिप्पणी करिए, अधिकार न्यायालय को नहीं होगा तो किसे होगा? ये भी जरा क्लियर कर दीजिए कि अधिकार अगर न्यायालय को नहीं है तो किसे? ये आप क्लियर ही नहीं कर रहे जी। पहले से हाई कोर्ट में मुकदमा है, ये अधिकार सिविल कोर्ट का नहीं है। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है? ये मुझे अश्विनी जी तरीके से बता देंगे। अश्विनी जी 5 सेकंड में जरा क्लियर करिए क्योंकि कल से जब सबसे चर्चा हो रही है, बार-बार ये कहा जा रहा है। अश्विनी जी जल्दी से जरा क्लियर कर दीजिए जी। अश्विनी कानून का ज्ञान जो है पहले करें। सिविल कोर्ट अपने आप में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है किसी मामले को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। और जुडिशियल प्रोप्राइटरी के केस में अगर किसी मैटर में स्टे होता है तो कोई नीचे की कोर्ट नहीं पास करती। इन परिस्थितियों में इनका यह कहना कि हाई कोर्ट मैटर डील कर रहा है मिथ्या है,
तर्क संगत नहीं है और कानून के प्रावधानों के विपरीत है। इनको अपने रिकॉर्ड को, अपने ज्ञान को दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है, अंतिम 2 मिनट है, इसीलिए मैं विनोद जी जल्दी से अपनी बात रख लेंगे। अश्विनी जी आपने क्लियर कर दिया। विनोद जी जल्दी से, फिर मैं चक्रपाणी महाराज जी के पास जाना चाहती हूँ। जल्दी से विनोद जी। हाई कोर्ट के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। विनोद जी वो कह रहे हैं कि कोर्ट को अधिकार नहीं है और एक वरिष्ठ अधिवक्ता को बोलने का अधिकार नहीं है, एक पूज्य संत आपके पैनल में बैठे उनको ज्ञान नहीं है, और विश्व हिंदू परिषद का जो नेता प्रवक्ता बैठा हुआ है वो ऐसे बोलता है। मुझे लगता है कि ये देखिए, इनका कहीं विश्वास है ही नहीं देश के अंदर। इनकी मान्यता और विश्वास सिर्फ और सिर्फ वेटिकन सिटी में या वो मक्का मदीना में, बात विश्वास और मान्यता की है। चक्रपाणी महाराज जी, बात विश्वास और मान्यता की है। अयोध्या राम मंदिर मामले में भी विश्वास और तमाम बातें सामने आ रही थी। मान्यता और विश्वास, एक बड़ी धर्म संसद की थी संतों ने। क्या एक लड़ाई और लड़ने के लिए तैयार हैं संत समझाए? लावनी जी, एक तो इनको पहले चुप कराइए। देखिए, इस तरफ से डिबेट में आकर के डिबेट जिहाद जिस प्रकार से ये चिल्ला रहे फैज अहमद जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब सीनियर अधिवक्ता को नहीं बोलने दे रहे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रहे, हमें नहीं बोलने दे रहे, आपको नहीं बोलने दे रहे। तो इस तरह से डिबेट में बैठ के डिबेट जिहाद आप बंद करिए। डिबेट जिहाद आपका नहीं चलेगा। चलिए, एक और लड़ाई के लिए तैयार है चक्रपाणी जी को डाउन कर दीजिए। आप डिबेट की हालत नहीं कर सकते और डिबेट में बैठ करके आप मत डालो। और आप राम मंदिर, अभी तो राम मंदिर तो बाकी था, अभी तो हजारों मंदिर मुक्त होंगी जिसपे मस्जिद औरंगजेब ने तोड़ के बनाया था। क्या बातें कर रहे हो? अभी तो एक ही पूरा तत्व है, दूसरी है। चलिए, इतना तो तय हो चुका है, इतना तो तय हो चुका है कि एक बार फिर से एक लड़ाई लड़नी है। लेकिन ये लड़ाई लंबी नहीं जाने वाली है, क्योंकि तथ्य, साक्ष्य, प्रमाण अब सामने आने के बाद अभी से ही बौखलाहट शुरू हो चुकी है। ये बौखलाहट बता रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद से ही सामने आने लग जाएंगे। याद होगा आपको कि अयोध्या राम मंदिर मामले में भी वही पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ही मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने आज भव्य मंदिर निर्माण की परिकल्पना को सार्थक किया है। और काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और यही वजह है कि महज पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक फैसले ने ही कई लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। अब ये बेचैनी राजनीतिक दिशा में किस तरह से करवट बदलेगी, परिस्थिति में किस तरह से बदलाव आएगा, महादेव को मुक्ति कैसे मिलेगी, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप चारों ने हमें आज समय दिया। आज की चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद।